वीजा ऑफिसर कृपा नहीं करेगा आपके ऊपर। तो बताएगा कौन? कई बार मैंने बताया, काउंटलेस टाइम मैंने बताया है, 99% वीजा रिफ्यूजल जो सिर्फ अकाउंट स्टेटमेंट की वजह से होते हैं, उससे आप बच जाएंगे। जीरो टू एंड, ए टू जेड सब कुछ अपने आप कर सकते हैं, ये और ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बेस्ट बैंक स्टेटमेंट कैसी होती है वीजा के लिए 2025 में। देखिए, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो 2 साल पहले भी हमने एक ऐसी वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि 2022-23 में किस तरह के अकाउंट स्टेटमेंट्स पर वीजा आते हैं। बट अब 2025 खत्म होने को आया है, 2026 आने वाला है, तो आप ये समझ लो कि ये ट्रेंड जो है और चेंज हो रहा है। यानी अकाउंट स्टेटमेंट पहले की तरह वर्सेटाइल नहीं है। आज की डेट में अकाउंट स्टेटमेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। तो अकाउंट स्टेटमेंट हमारी कैसी होनी चाहिए कि जिससे हमें वीज़ा मिल जाए? मेन क्वेश्चन सभी के दिमाग में आता है, क्योंकि आप देखोगे खास तौर से यूके के रिफ्यूजल में हमेशा ज़्यादातर टारगेट अकाउंट स्टेटमेंट को किया जाता है कि भाई आपकी अकाउंट स्टेटमेंट से हमें डाउट है। तो ऐसा क्या हो जाता है अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर जिससे डाउट आ जाता है, और ऐसा क्या करें कि जिससे डाउट ना आए और हमें वीज़ा मिल जाए? इस वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना बड़ा ज़रूरी है। आप चाहे तो इस वीडियो की स्पीड को 1.5 कर लीजिए अगर आपके पास समय कम है। वैसे तो छोटी वीडियो रहेगी, बट आप चाहे तो स्पीड बढ़ा लीजिए और भी जल्दी कवर हो जाएगी। दूसरा कि भी अकाउंट स्टेटमेंट हर ट्रेड का, हर प्रोफेशन का एक अलग तरीके का बन सकता है। किसी का एग्रीकल्चर का बिजनेस है तो उसका अकाउंट स्टेटमेंट ज़रूरी नहीं वैसा दिखे जिसका टेक का बिजनेस हो। अगर कोई फ्रीलांसर है तो ज़रूरी नहीं उसका अकाउंट स्टेटमेंट वैसा हो जिसका एंटरप्रेन्योर हो। यानी अकाउंट स्टेटमेंट की भी एक तरह से कहा जाए तो कैटेगरीज और वेराइटीज अलग अलग बिहेवियर पे डिपेंड करती है, अलग अलग प्रोफेशन पे, एप्लीकेशन पे डिपेंड करती है। ये जानना भी ज़रूरी है और ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। अब देखिए, अकाउंट स्टेटमेंट जो होता है वो एम्बेसी को क्यों चाहिए? 2 रीज़न की वजह से। पहला रीज़न ये देखना कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं। एग्जाम्पल यूरोप का ले लेते हैं। आप जर्मनी घूमने आ रहे हो, फ्रांस घूमने आ रहे हो, ठीक है, आपने 10 दिन के लिए फ्रांस का ट्रिप दिखा दिया, तो क्या आपके पास पैसे हैं फ्रांस घूमने के लिए? मेन रीज़न तो ये है, सबको ये लगता है, राइट? बट इसके साथ साथ दूसरा भी एक ऑब्जेक्टिव है। ऑलराइट, आपके पास पैसे हैं, गुड, ठीक है, वीज़ा ले लो। नहीं, ऐसा नहीं। ऑलराइट, आपके पास पैसे हैं, तो ये पैसे आए कहाँ से? ये भगवान क्या जुल्म है। कोई सेटअप तो नहीं है, ऐसा तो नहीं आपने अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से पैसे लिया, अकाउंट में इकट्ठा कर दिया, स्टेटमेंट निकाला और लो जी अकाउंट में पैसे हो गए, वीज़ा दे दो। ऐसा तो नहीं है कहीं। ब्रो यू वेरी चालाक ब्रो। तो काउंसलर्स जो होते हैं वो आपकी अकाउंट स्टेटमेंट को एक्चुअल में स्टडी करेंगे। वो देखेंगे आपका पैसा आ कहाँ से रहा है, आपके पैसे का सोर्स क्या है, और आपके एक्सपेंसेस क्या है। देखो, किसी की हो सकता है सैलरी 80,000 रुपये हो, किसी की हो सकता है सैलरी 50,000 रुपये हो। तो आप ये सोचेंगे 80 वाले को वीज़ा मिलने के ज़्यादा चांसेस है, राइट? हाँ, कुछ हद तक ये बात सही भी है। लेकिन अगर 80 वाले के ऊपर लायबिलिटीज़ का पहाड़ चढ़ा हुआ है तो उस केस में तो उसकी प्रोफाइल इररिलेवेंट हो गई। जिसकी सैलरी 80 और उसका खर्चा 1 लाख हो रहा है तो उसकी प्रोफाइल तो वैसे ही नेगेटिव है। वो कहाँ से अपना पैसा रिकवर कर पाएगा, सेव कर पाएगा एक ट्रिप में जाने के लिए? इन कॉन्ट्रास्ट जो 50 वाला अगर शायद 10-20 हज़ार रुपये भी हर महीने के बचा रहा है तो भी उसको वीज़ा मिलने के चांसेस इस पर्टिकुलर केस में ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट स्टेटमेंट की ये कॉम्प्लिकेशंस को समझना बड़ा ज़रूरी है कि जब तक बैलेंस नहीं होगा, बैलेंस अकाउंट बैलेंस नहीं, यानी स्टेटमेंट में बैलेंस, ओके, जब तक बैलेंस स्टेटमेंट नहीं होगी तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऑलराइट, तो बहुत ज़रूरी है अकाउंट बैलेंस के साथ साथ स्टेटमेंट को भी बैलेंस में रखना, राइट? आई होप इस पॉइंट को आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो कई बार मैंने बताया, काउंटलेस टाइम मैंने बताया है, वीज़ा से जस्ट पहले पैसे डालने की। इतनी अच्छे से 6 महीने से अच्छे से अकाउंट स्टेटमेंट रखी हुई है, पैसा बकायदा मेंटेन करके रखा हुआ है, कोई फालतू की चीज़ नहीं हो रही, कोई फालतू का क्रेडिट या डेबिट नहीं हो रहा, तरीके से समझ में आ रहा, साफ सुथरी अकाउंट स्टेटमेंट है। बट एकदम से क्या हुआ, वीज़ा से पहले कोई इमरजेंसी आ गई, किसी को पैसे दिए हुए थे वो वापस दे रहा है, हाँ तो पैसे दे, ठीक है, आपने डलवा लिए। अब आपके अकाउंट में 10 लाख है, 5 लाख आपने डलवा के उसे 15 लाख कर दिया। वो 5 लाख रुपए ना काउंसलर को लगेगा आपने वीज़ा के चक्कर में मंगाया है। हो सकता है आपने जेन्युइन रीज़न हो सकता है आपने कोई प्रॉपर्टी सेल करी थी, हो सकता है कि आपकी एफडी मैच्योर होगी, हो सकता है आपने किसी को लोन दिया था उसने वापस दे दिया है। भाई वो पैसा है, वीज़ा तो बाद में भी लग जाएगा, राइट? तो ये बात बिल्कुल सही है, वीज़ा बाद में लग जाएगा। अगर एकदम से ऐसे ट्रांजेक्शन दिखाई तो ऐसे केस में वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकते हैं। उससे अच्छा है कि आप वीज़ा बाद में लगाएं, थोड़ा सा टाइम होने दें। ये दूसरा पॉइंट जिसको आपको ध्यान रखना होगा। अब आ जाते हैं तीसरा पॉइंट पे, यानी आपकी अकाउंट स्टेटमेंट है, इसमें क्रेडिट है, डेबिट है और फिर बैलेंस है। ठीक है, ये सारा चीज़ आपने बड़े सावधानी से क्रेडिट, डेबिट और बैलेंस को मेंटेन किया हुआ है, विच इज़ वेरी नाइस। ना बहुत ज़्यादा फालतू का करा हुआ है, ना बहुत कम किया हुआ है, बट लुक्स गुड कि हाँ भाई ठीक है, आपकी अकाउंट बैलेंस जो है बड़ी मैच्योर्ड है। बट
फिर भी वीज़ा नहीं आया। क्यों? क्योंकि आपकी जो टैक्स रिटर्न है वो उसके साथ मैच नहीं करती। अब ये बहुत बड़ा रीज़न जाता है हमें जो टैक्स बचाने का कीड़ा है, मैं कीड़ा ही कहूँगा इसको, क्योंकि टैक्स बचाने के चक्कर में बहुत लोगों ने अपनी प्रोफाइल को एक्चुअल में ख़राब कर दिया है। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। अगर किसी के अकाउंट स्टेटमेंट से क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 10 लाख की आईटीआर बनती है, तो कौन सी सेंस में जाके वो पर्सन 6 लाख की आईटीआर बना रहा है? वो उनके सीए ही बता सकते हैं क्या झोलमाल करते हैं। लेकिन उसका डायरेक्ट खामियाजा उसे वीज़ा की एप्लीकेशन में, खास तौर से यूके जैसी कंट्रीज़ में भुगतना पड़ता है, क्योंकि यूके कहेगा कि भाई आपका तो इतना टैक्स बनता है या इतना आईटीआर बनता है, उस हिसाब से आपकी अकाउंट स्टेटमेंट नहीं है या आपकी आउट स्टेटमेंट इतनी, उस हिसाब से आपका आईटीआर नहीं है, तो सॉरी, वी हैव डाउट ओवर योर इंटेंशन। एक छोटे से पॉइंट पे टैक्स बचाने वाली हमारी चीज़ ने हमारी इस पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो हमारा बन सकता था उसे वीक पॉइंट में कन्वर्ट करके बड़े प्यारे से, अच्छे से काउंसलर से हमारा रिफ्यूजल करवा दिया। को पैसा बर्बाद। तो ऐसा ना हो, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी अकाउंट स्टेटमेंट आपके आईटीआर के साथ डायरेक्ट रिलेशन में हो, बिल्कुल मैच हो। ये था तीसरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बना रखे हैं और वो चीज़ एम्बेसी को नहीं बताते हैं। जी मेरा तो पैसा इधर से भी आ रहा है, मेरा तो उधर से भी आ रहा है, मुझे उधर से, बहुत अच्छी बात है, लक्ष्मी देवी की कृपा है आपके ऊपर बनी रहे। लेकिन अगर आपने वीज़ा काउंसलर को ये चीज़ दिखा दी तो वो तो वीज़ा रिजेक्ट उसी टाइम कर देगा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा ये कहाँ से पैसा आ रहा है। वो भी दे रहे हैं, चाचा भी दे रहा है, अंकल भी दे रहा है, आंटी भी दे रही है। ऐसी मेस्ड अप अकाउंट स्टेटमेंट, चाहे उसमें जितना मर्जी बैलेंस हो, वो कहीं ना कहीं आपका इंप्रेशन खराब कर देती है। अगर आपकी प्रोफाइल वीक है तो देखो, ये उस सेंस में चल सकता है अगर किसी की प्रोफाइल अच्छी है, पहले से ट्रैवल्ड है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो जितना मर्जी छेड़खानी करे। लेकिन अगर आप पहली दफ़ा लगा रहे हो और आपका छोटा मोटा ही ट्रैवल है, कुछ खास आपने ट्रैवल नहीं किया हुआ, और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ये सोच रहे हो कि मैं ऊट पटांग ट्रांजेक्शन करके काउंसलर को बोल दूंगा कि देखिए जी मेरा तो सब कुछ अच्छा है, तो अब आप मुझे वीज़ा दे दीजिए, तो ऐसा होगा नहीं। काउंसलर को यही लगेगा कि आपने इधर उधर का इतना ट्रांजेक्शन करा हुआ है, इसका मतलब आपका बिजनेस ऑर्गेनाइज नहीं है। जो बिजनेस ऑर्गेनाइज नहीं है इसका मतलब वो बिजनेस सेटल्ड नहीं है। जो बिजनेस सेटल्ड नहीं है इसका मतलब तो आप कोई एंटरप्रेन्योर नहीं, आप तो सिर्फ फ्रीलांसर हो। आप आज झोला उठा के वहाँ चले जाओगे, वहाँ से फिर परसों कहीं और चले जाओगे, तो सॉरी, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। आपके होम टाइज वीक होते हैं इस पॉइंट से, और वी कैन नॉट गिव यू द वीज़ा। वही चीज़ आपके रिफ्यूज़ल में एक कंप्यूटराइज लैंग्वेज पे टिक करके आपको वापस लेटर दे देंगे और आप सोचते रह जाएंगे कि हुआ क्या। इसीलिए वीज़ा से, खास तौर से वीज़ा से पहले वाली ट्रांजेक्शन्स में कोई अनशन अंकल आंटी बुआ चाचा वाली ट्रांजेक्शन ना करें, उसको साफ सुथरा ही रहने दें। हाँ, वीज़ा मिल जाए उसके बाद करें, कोई दिक्कत नहीं है, किसने रोका है, बिल्कुल लें, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया, भगवान करे कि आपके ऊपर कृपा बनी रहे, लेकिन ऐसे सीन में वीज़ा से पहले वीज़ा ऑफिसर कृपा नहीं करेगा आपके ऊपर और फिर वो रिफ्यूज़ कर देगा। और ऐसे सीन में एक बार रिफ्यूज़ल लग गया तो फिर ऐसा नहीं है कि रिफ्यूज़ल से वीज़ा नहीं मिलते हैं, बट फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपको सिर्फ मेहनत से बचा रहा हूँ। अगर शुरू में इस चीज़ का ध्यान रख लेंगे तो अच्छे रहेगा, सावधानी रहेगी। एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, पांचवा पॉइंट है मिसलेनियस कैटेगरी का, जिसमें मैं मिसलेनियस बोलता हूँ। मिसलेनियस मतलब जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अकाउंट स्टेटमेंट लगा दीजिए, 10 लाख का बैलेंस है, पता चला वाइफ के साथ जॉइंट था, रिफ्यूज़ल आ गया। वो कहेगा तू मेरी वाइफ के साथ ही तो जॉइंट था, रिफ्यूज़ल कैसे दे दिया उन्होंने? अरे तू वाइफ के साथ जॉइंट था तो बताएगा कौन? बताइए तो सही, हाँ जी मेरा अकाउंट है बट वो जॉइंट है। आई लव माई वाइफ टू मच, बहुत अच्छी बात है, गुड फॉर यू, बात तो सही है। बट लेकिन काउंसलर चीज़ को नेगेटिव वे में लेगा। वो सोचेगा कि आपकी वाइफ का भी तो इसमें बैलेंस हो सकता है कि आपका ना हो, आपकी वाइफ का हो सारा बैलेंस, और आप अपनी वाइफ के बैलेंस पे क्लेम करने की कोशिश कर रहे हो अपने फाइनेंशियल एसेट्स को, तो सॉरी, वी कैन नॉट गिव यू द वीज़ा। तो अगर ऐसा सिनेरियो है जॉइंट का, तो पहले से ही बताना हमेशा सही रहता है कि मेरी अकाउंट स्टेटमेंट है बट इसमें जॉइंट है, ये मेरी वाइफ के साथ, या वाइफ है तो हस्बैंड के साथ, या बच्चों के साथ, माँ बाप का, जो भी जैसा भी है, बट ये डिक्लेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ दूसरा पॉइंट आ जाता है इसी में ही, फिफ्थ पॉइंट का दूसरा 5.2, वो आ जाता है ओडी अकाउंट्स। कई लोग अपने ओडी अकाउंट्स लगाना बड़ा पसंद करते हैं, उनको ओवरड्राफ्ट जिसे कहते हैं। ओवरड्राफ्ट में क्या होता है कि भाई बैंक आपको आपके सिविल के हिसाब से, आपके रिकॉर्ड के हिसाब से विड्रॉ करने की लिमिट देता है माइनस में। जैसे जीरो अकाउंट बैलेंस है, बैंक कहेगा चलो आपको 2 लाख रुपए चाहिए ले लो, तो आपका अकाउंट बैलेंस हो जाएगा -2 लाख। ये ज़्यादातर कंपनी अकाउंट्स में होता है। 10 लाख ले लो, -10 लाख हो गया। किसी को 10 मिलता है, किसी की अच्छे रिकॉर्ड है तो 50 लाख तक का भी लिमिट मिल जाता है। तो ठीक है, इसका मतलब है कि हेल्दी बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, रिकॉर्ड अच्छा है आपका, बट ठीक है। बट आपका जो अकाउंट बैलेंस है माइनस में आप दिखा रहे हैं, तो मेक श्योर आपके बाकी अकाउंट्स जो हैं वो एटलीस्ट पॉजिटिव में हो।
मेरे को अभी याद है कि अभी थोड़े दिन पहले एक हमारे पास एक केस आया था जिन्होंने बताया कि जी मैंने ऐसे ऐसे नीदरलैंड्स का वीज़ा लगाया, रिफ्यूज़ हो गया, और उन्होंने लिखा हुआ है कि भाई आपके पर्पस एंड जस्टिफिकेशंस के जो प्रूफ है वो प्रोवाइड ही नहीं कराए गए, तो सॉरी वी कैन नॉट गिव यू द वीज़ा। तो मैंने उनके अकाउंट स्टेटमेंट देखी, -17 लाख 18 लाख। फिर मैंने पूछा आपने सिर्फ यही लगाया था, कुछ और नहीं लगाया था? कहता जी मैं अपने सारे पर्सनल सब कुछ इसी से करता हूँ, जो भी है यही है। मैंने कहा फिर वो वीज़ा क्यों देंगे यार, जब आप अपना सारे अकाउंट माइनस में दिखा रहे हो। ठीक है आपकी बहुत अच्छी बिजनेस है, आपका 10 करोड़ का, 20 करोड़ का, 100 करोड़ का रेवेन्यू है, लेकिन एक अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स भी तो एम्बेसी देखेगी ना कि आपके पास है कि नहीं, तो कहीं से तो दिखाना था। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप ओडी अकाउंट लगा रहे हैं तो कोई ना कोई साथ में सप्लीमेंट्री अकाउंट भी तो लगाइए जिससे उनको पता लगे कि आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं। तो ये थे वो बेस्ट पॉइंट्स, इसलिए मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरू में कि वीडियो को जरूर एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल जाए। सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि ऐसी और भी इंफॉर्मेशन आपको फ्यूचर में मिलती रहे। इन 5 पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो 99% वीज़ा रिफ्यूजल जो सिर्फ अकाउंट स्टेटमेंट की वजह से होते हैं वो उससे आप बच जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे 1% कौन से हैं, वो 1% तो थोड़ा सा लक ही है। राइट, मैं खुद इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ एंड आई डू एडमिट 1% थोड़ा सा लक का रोल भी होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंसाइटफुल रही होगी। पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप जाना चाहते हैं तो बेहिचक हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज खुद भी वीज़ा लगा सकते हैं। इस चैनल पे सेल्फ टू डू सारी वीडियोज़ है दोस्तों, जिससे आप खुद अपना वीज़ा खुद कैसे 0 to 1, 0 to end, A to Z सब कुछ अपने आप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।